स्टूडेंट्स, चैप्टर जो अपना चल रहा है क्लास 12th लेसन 9th उपसर्जक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्जक यौगिकों के सिद्धांत। उपसर्जक यौगिकों के सिद्धांत, संकुल यौगिकों के सिद्धांत। तो संकुल यौगिकों के दो सिद्धांत हैं, एक संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो दो सिद्धांत है, एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत और एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। आज हम चर्चा करने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी की। तो वीबीटी डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि सभी चैप्टर के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से अवेलेबल हो सकें और मेरे द्वारा अपलोड किया गया नया वीडियो भी आप तक तुरंत पहुंच सके। आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग वीबीटी की ओर। वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये संकुल यौगिक या उपसर्जक यौगिकों के दो गुणों की व्याख्या करती है। एक तो ज्यामिति यानी उसकी आकृति कैसी है, संरचना कैसी है, और दूसरा चुंबकीय प्रवृत्ति। एक तो ज्यामिति और दूसरा चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति बता दूं आपको, अगर किसी संकुल में धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो संकुल होता है अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय संकुल। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मितों जोड़े के रूप में हो तो फिर वो संकुल होता है प्रतिचुंबकीय। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो होगा अणुचुंबकीय, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी जोड़े के रूप में यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो संकुल होगा प्रतिचुंबकीय। दूसरी आती है ज्यामिति। ज्यामिति संकरण से पता लगती है। तो सबसे पहले वीबीटी में हम संकरण की व्याख्या करते हैं, संकरण से ज्यामिति पता लगती है। तो यहाँ हमारे पास जो संकरण आएंगे संकुल यौगिक में, उसमें sp3 dsp2 संकरण आ सकता है, sp3d2 संकरण आ सकता है, और D2sp3 संकरण आ सकता है। इन दोनों के केस में अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। अष्टफलकीय, इसमें चतुष्फलकीय, इसमें वर्ग समतलीय। तो sp3 में चतुष्फलकीय, dsp2 में वर्ग समतलीय, sp3d2 या d2sp3 में अष्टफलकीय। तो ये ज्यामितियाँ होती हैं। अब वीबीटी के कुछ बिंदु हैं, लेकिन वो बिंदु मैं पहले डिस्कस नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि पहले डिस्कस करवाने का मतलब है कि हम उन बिंदुओं को रट्टा मारना पड़ेगा हमारे को। तो वीबीटी जो है वो ज्यामिति और चुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या करती है। तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ पहले आपको मैं, फिर आप भी एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन दूंगा आपको। तो यदि वो एग्जाम्पल आपसे सॉल्व हो जाता है तो फिर मैं वीबीटी के बिंदु डिस्कस कर दूंगा सारे कि क्या पॉइंट है वीबीटी के, उसी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अपने जो एग्जाम्पल है वो ले रहे हैं FeH2O6 +2 FeH2O6
+2 की VBT के आधार पर व्याख्या करनी है, और एक Fe NH3 6+2 की व्याख्या VBT के आधार पर करनी है। तो दो एग्जाम्पल हम लोग, वैसे क्वेश्चन एक साथ ही आता है, FeH2O6 क्वेश्चन ये आता है FeH2O6 अणुचुंबकीय है जबकि FeNH3 6+2 प्रतिचुंबकीय है, VBT के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है यहाँ। तो अपने FeH2O6+2 और FeNH3 6+2 ये दो एग्जाम्पल एक साथ मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो धातु है Fe उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए कि Fe जो है वो 26 नंबर पे आता है। Fe 26 नंबर पे आता है। अब 26 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमारे को। तो आर्गन के 18 4s के 2, 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के पास हो गए, 4s में भरे 2, तो 18 और 2 20, और 3d में भरे 6, 20 और 6 26। तो आर्गन के 18, 4s के 2, 3d के 6, तो 18, 2 20 और 6 26। क्लियर। तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आर्गन के 18, 4s के 2, 3d के 6। क्लियर। धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले लिख लेना है हमने। तो आर्गन के 18, 4s के 2, 3d का 6। अब वैसे तो लिगैंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो दुर्बल लिगैंड और एक प्रबल लिगैंड। दुर्बल लिगैंड और प्रबल लिगैंड, इसका पता हमारे को सही में CFT में लगता है। दुर्बल और प्रबल लिगैंड की जो व्याख्या है वो CFT में है, लेकिन जब हम संकरण कर रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि लिगैंड दुर्बल कौन सा है और प्रबल कौन सा है। प्रबल लिगैंड कौन सा है, दुर्बल लिगैंड कौन सा है, इनकी व्याख्या क्यों प्रबल है क्यों दुर्बल है वो CFT में पता लगेगा आपको। तो दुर्बल लिगैंड कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं, मुख्य बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो सारे हैलाइड, जितने भी हैलाइड है, यानी F-, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक तो सारे हैलाइड, और एक जल H2O जल। प्रबल लिगैंड कौन से जो आपके एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, पेपर में दिए जाते हैं, जो CO कार्बोनिल, CN- साइनाइड, NO2- नाइट्रो और NH3 अमोनिया। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और जल, ये तो है दुर्बल लिगैंड। कार्बोनिल यानी CO, CN-, NO2-, NH3, ये है प्रबल लिगैंड। अब प्रबल और दुर्बल में क्या फर्क है? दुर्बल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं करता, लेकिन जो प्रबल लिगैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना देता है। प्रबल लिगैंड पेयरिंग कर देता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, जोड़े बना देता है। क्लियर। अब ध्यान रखना, प्रबल लिगैंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, दुर्बल कोई परिवर्तन नहीं करता। अब हमारे को यहाँ लिगैंड के रूप में H2O दिया गया, तो ये रहा H2O। H2O कौन सा लिगैंड है? दुर्बल। पहले तो अपने को यही कंसीडर करना है कि H2O दुर्बल लिगैंड है। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया NH3। NH3 कौन सा लिगैंड है? प्रबल। तो यहाँ जो NH3 है वो कौन सा लिगैंड है? प्रबल। प्रबल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, जोड़े बनाएगा। क्लियर। तो अब चलते हैं आगे। अब आपको सबसे पहले धातु देखना है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर प्रबल दुर्बल लिगैंड कंसीडर करना है। बस इतना काम अगर आप कर देते हैं तो आपकी VBT सोल्व हो जाएगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6 4s2। अब यहाँ Fe पे आवेश निकालें अगर हम x मान के,
तो x प्लस H2O का 0 बराबर +2, तो x बराबर +2। तो वो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया हुआ है कि कैसे आवेश निकाला जाता है, कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से पहले ये चैप्टर के पिछले वीडियो देख लें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ तो आपको क्लियर होगा आराम से। तो Fe पर यहाँ +2 आवेश है। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, त्याग दिए, तो ये वाले 2 त्याग दिए, तो 3D में रह गए 6 और 4s में हो गए 0। क्लियर। Fe+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, 2 त्याग दिए हैं तो s में 0 हो गए, 3D में 6 हो गए। अब 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, D में 5 कक्षक होते हैं, S में 1 कक्षक होता है, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन 3D में है। क्लियर। S में 0 यानी S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप ये देखें कि आपके पास लिगैंड कितने हैं? 6 लिगैंड हैं। जितने लिगैंड होते हैं उतने ही खाली कक्षक चाहिए होते हैं। खाली कक्षक चाहिए होते हैं। खाली क्यों चाहिए होते हैं वो भी देखें आप। लिगैंड जो होता है दाता होता है। दाता यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसूचक बंध बनाता है धातु के साथ। लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन धातु को देकर उपसहसूचक बंध बनाएगा। अब धातु के पास भरे हुए कक्षक भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जिसमें, जैसे ये वाला है देखें आप। अर्ध भरे कक्षक भी हो सकते हैं, यानी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये वाला है। खाली कक्षक भी हो सकते हैं जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अब लिगैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब आप खुद सोचें, क्या लिगैंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? इसमें भरे हुए में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हम एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और इसमें 2 ऑलरेडी हैं। तो लिगैंड के 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकें ऐसा स्थान इसमें नहीं है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अगर लिगैंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 3 हो जाएंगे। तो क्या एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लिगैंड खाली कक्षक में बिल्कुल यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिगैंड आराम से दे सकता है और उपसहसूचक बंध बना सकता है। यानी लिगैंड को उपसहसूचक बंध बनाने के लिए धातु के, मेटल के खाली कक्षकों की आवश्यकता होती है। तो अब जितने लिगैंड हैं उतने ही खाली कक्षक चाहिए। तो लिगैंड कितने हैं? 6। तो खाली कक्षक भी कितने चाहिए? 6। जबकि अभी कितने खाली कक्षक हैं? 1। क्लियर। अब 6 लिगैंड हैं, हर लिगैंड ने 2-2 इलेक्ट्रॉन धातु को देने हैं। तो 6 लिगैंड हैं तो 2-2 इलेक्ट्रॉन धातु को देने हैं, तो धातु के कितने खाली कक्षक चाहिए हमारे को? इसमें ये वाला लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे ही इसमें ये वाला लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो टोटल 6 कक्षक चाहिए, लेकिन अभी एक ही कक्षक आया खाली। तो फिर 4s के बाद चलेंगे तो 4p आएगा। अब गिन ले कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। तो 4p के बाद 4d आएगा। 4d अब पर्याप्त हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कक्षक हो गए। जबकि हमारे को कितने लिगैंड है? हमारे पास 6। तो हमारे को कितने खाली कक्षक चाहिए? 6 ही खाली कक्षक चाहिए। अब 6 खाली कक्षक आप इसमें से निकाल लें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये खाली कक्षक आप इसमें से निकाल लें। तो ये खाली कक्षक आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। 6 खाली कक्षक 1 2 3 4 5 6। तो पहले कौन सा कक्षक आया? S। फिर कौन सा आया? P। कितने आए? 1 2 3, तो sp3। फिर कौन सा है? D। कितने आए? 1 2 D2। तो ये बन गया sp3d2 संकरण।
sp3d2 संकरण। जब sp3d2 संकरण आ गया तो आकृति हो गई अष्टफलकीय। क्लियर, अष्टफलकीय आकृति होगी। अभी आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या सिस्टम चल रहा है। अब FeNH3 6+2 देखें। FeNH3 6+2, तो यहां धातु Fe, आवेश वही +2, +2 आवेश है। Fe धातु +2 आवेश, तो +2 पहले तो Fe के इलेक्ट्रॉन क्या 3d6 4s2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया S वाले, तो क्या बचा आर्गन का 18, 3d का 6, 4s का 0। अब 3d में बचे 6 इलेक्ट्रॉन, थ्री डी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। S में कितने हैं 0, 4s में 0। अब आप ये देखें लिगैंड कौन सा है यहाँ NH3। NH3 लिगैंड क्या करेगा, कौन सा लिगैंड है प्रबल, प्रबल है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना देगा, पेयरिंग कर देगा। तो ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, इनको जोड़े बना के लिख दें। कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 जोड़े बना के लिख दें, 2 4 2 6। ये प्रबल लिगैंड का काम है। दुर्बल लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे थे वैसे ही रहे। लेकिन प्रबल लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना देगा, पेयरिंग कर देगा। तो जोड़े बना के लिख दें। उसके बाद 4s खाली है, ये 3d, ये 4s। क्लियर। अब आगे देखें लिगैंड कितने हैं 6, तो खाली कक्षक भी कितने होने चाहिए 6। 6 लिगैंड है तो 6 खाली कक्षक होने चाहिए। अभी कितने आ गए 1 2 3, तो 4s के बाद क्या आएगा 4p, 4s के बाद 4p। अब गिन ले कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, पूरे हो गए। तो फिर 4d लेने की जरूरत नहीं है। अगर पूरे नहीं होते, जैसे यहाँ 4 ही हुए थे, तो फिर हमारे को 4d लेना पड़ा। यहाँ 6 पूरे हो गए तो 4d लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप संकरण निकाल दें, खाली कक्षक ले लें, पूरे गिन लें। तो पहले ये वाले आए, ये कौन से हैं डी है, ये वाले डी कक्षक हैं। डी कितने आए 2, तो डी 2। फिर एस कक्षक आया एक एस, फिर पी आए कितने 1 2 3, D2 sp3 संकरण। वहाँ था sp3d2 संकरण, यहाँ आया D2 sp3 संकरण। तो आकृति कैसी है अष्टफलकीय, दोनों की आकृति अष्टफलकीय है। अब आप देखें चुंबकीय प्रकृति, तो ज्यामिति पता लग गई अष्टफलकीय। अब चुंबकीय प्रवृत्ति और देखनी है। तो यहाँ देखें तो धातु के पास सारे इलेक्ट्रॉन के जोड़े बन चुके हैं, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में, यानी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। युग्मित हैं तो संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये संकुल प्रतिचुंबकीय है। क्लियर। और वहां देखें अगर हम, तो ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हैं 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो ये संकुल अणुचुंबकीय होगा। तो ये करने के बाद हम, यहाँ क्वेश्चन था हमारा FeH2O6+2 अणुचुंबकीय है, जबकि FeNH3 6+2 प्रतिचुंबकीय है। VBT के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो ये VBT एक्सप्लेन करने के बाद फिर नीचे एक लाइन लिखनी है हमें कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, अतः ये अणुचुंबकीय है। यानी FeH2O6+2 में स्पष्ट है कि FeH2O6+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः ये अणुचुंबकीय है। जबकि FeNH3 6+2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः ये प्रतिचुंबकीय है। अब चुंबकीय आघूर्ण की गणना भी हम लोग करते हैं, जिसका फार्मूला होता है म्यू बराबर √n+2, म्यू बराबर √n+2। ये फार्मूला है चुंबकीय आघूर्ण का, जहां n जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या।
तो म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2, जहाँ एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अभी इसमें गिन ले कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये तो युग्मित है, जोड़ा है, युग्मित यानी जोड़ा, तो 1 2 3 4 अयुग्मित है, तो एन का मान 4 आ जाएगा। तो आप जब एन का मान रखेंगे तो रूट में 4, 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6, 6 चौके 24, यानी रूट में 24, रूट में 24 आपका आंसर आ जाएगा। म्यू बराबर रूट 24, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया। 24 आगे बी एम लिख देते हैं, रूट 24 बोहर मैग्नेटोन, बी एम बोहर मैग्नेटोन। तो म्यू बराबर रूट 24, इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया। रूट 24 को आप सोल्व करेंगे तो 4.9 के नियर अबाउट आपका आंसर आएगा। और इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा वो आएगा 0, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे जोड़े हैं, तो यानी n का मान 0 है। जब n का मान 0 रख देंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 4.89 या 4.9 के अराउंड होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से वीबीटी में हम सोल्व करते हैं, जिसमें मेन बात धातु है और धातु के बाद लिगैंड देखना है, प्रबल है या दुर्बल है। दुर्बल लिगैंड है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, प्रबल लिगैंड है तो उसमें जोड़े बना लोगे। फिर जितने लिगैंड है उतने खाली कक्षक ले लोगे, जो खाली कक्षक गिन लेना। जैसे 4 लिगैंड होते तो 4 खाली कक्षक गिन लेते, 6 लिगैंड है तो 6 खाली कक्षक गिन लेने। 6 खाली कक्षक कंटिन्यू गिनने के बाद संकरण बता देना है। संकरण के बाद चुंबकीय प्रकृति बता देनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय। और फिर आपको चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2 से सोल्व कर लेना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल आप लोग करेंगे। CO F6-3, COF6-3 और COCN6-3, COCN6-3। CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट बता दूं मैं आपको 27 नंबर पे आता है। 27 पे आता है तो आर्गन के 18, 4s के 2 20, 3d के साथ 27। क्लियर। F देख लेना, F माइनस दुर्बल लिगैंड है, CN माइनस प्रबल लिगैंड है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग होगी। और X मान के कोबाल्ट का आवेश निकाल के पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देना, उसके बाद ये कक्षक बना के आप अपना आंसर सोल्व करोगे। तो आंसर सोल्व करने के बाद फिर मैं कल एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें वीबीटी का हर बिंदु क्लियर किया होगा, क्योंकि अगर ये समझ आ गया आपको तो समझ लो वीबीटी समझ आ गई, सारे पॉइंट इसमें कवर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।